जौनपुर में एक कहावत बड़ी मशहूर है, नेता चाहे कोई भी हो लेकिन सत्ता हमेशा बाहुबली धनंजय सिंह की ही रहेगी। जौनपुर में आते ही इस बात का अंदाजा भी होने लगता है। जौनपुर की सड़कें, जौनपुर की गलियां, यहाँ की इमारतें धनंजय सिंह के किस्से सुनाती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर धनंजय सिंह की धमक आपको सुनाई देगी। आज कहानी बाहुबली धनंजय सिंह की। मैं 2 बार विधायक रहा हूं और कल फिर सांसद होऊंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जौनपुर के मेन मार्केट से होते हुए जब आप जौनपुर के इस काली कुत्ती की गली में दाखिल होंगे तो पतली सी गली में ही दाखिल होते हुए दाएं हाथ पर एक बड़ा सा सफेद रंग का बंगला दिखाई देता है। इस वक्त मेरे बाएं हाथ की तरफ जो बड़ा सा सफेद बंगला आप देख रहे हैं, यही धनंजय सिंह का घर है। यहीं पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस घर के अहाते में आपको हमेशा कुछ फरियादियों की भीड़ दिखाई देती रहेगी, जो हमेशा या तो धनंजय सिंह से कोई मदद मांगने आ रहे हैं या फिर जिन तक अब तक धनंजय सिंह ने मदद पहुंचाई है उसका वो शुक्राना अदा करने आते हैं। यहीं पर लाइन से काली रंग की गाड़ियां आपको नजर आएंगी और हर गाड़ी का नंबर बड़ा खास है। 9777 आपको गाड़ी का नंबर दिखाई देगा। अभी कुछ गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं, चुनाव प्रचार का दौर है। बहुत सी ऐसी काली गाड़ियां इस वक्त जौनपुर के अलग अलग इलाकों में प्रचार के लिए निकली हुई हैं। जब सीतापुर से धनंजय सिंह को बरेली शिफ्ट किया जा रहा था तो पुलिस के कॉन्वॉय को कवर ऐसी ही ब्लैक कार ने किया था, जो अनऑफिशियल धनंजय सिंह को गार्ड कर रहे थे। इन सारी कार का नंबर 9777 होता है। इस नंबर के पीछे भी एक कहानी है। लोग कहते हैं जौनपुर क्षेत्र में 9777 हैंड पंप हुआ करते थे, यानी कि 9777। इसी की वजह से ये नंबर रखा गया। कुछ कहते हैं लखनऊ में धनंजय सिंह के गुरुजी हैं, उन्होंने ये नंबर रखने को बोला है। धनंजय सिंह की कहानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि इसी शहर जौनपुर के एक स्कूल से शुरू होती है, जब धनंजय सिंह पर पहला आरोप लगा। वो था साल 1990 का दौर, जब जौनपुर के ही एक स्कूल के एक टीचर गोविंद उनियाल का मर्डर हुआ। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। उस वक्त धनंजय सिंह क्लास 10th के छात्र थे। 2 साल जैसे तैसे निकल गए। धनंजय अब क्लास 12th में आ गए थे और तभी एक दिन पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। धनंजय सिंह ने उस वक्त क्लास 12th के 3 पेपर हथकड़ी लगाकर दिए थे। हालांकि बाद में पुलिस की जांच में कोई सबूत धनंजय सिंह के खिलाफ नहीं निकला, लेकिन हाँ, इस कांड के बाद पूरे जौनपुर में धनंजय सिंह की धमक देखी जाने लगी। देखो देखो कौन है। 1992-93 तक राजदेव सिंह चंदेल यानी कि धनंजय सिंह के पिता को इस बात का यकीन हो गया था कि अगर धनंजय सिंह जौनपुर में रहा तो वो अपने हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे जितेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी दी कि धनंजय सिंह का लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला करवा दिया जाए। धनंजय सिंह ने अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया और सीधा पहुंच गए लखनऊ। यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां के गोल्डन जुबली हॉस्पिटल में वो रहने लगे। कमरा मिला नंबर 39 और यही धनंजय सिंह का नया ठिकाना बन गया था। अक्सर यहीं पर उनका दरबार लगा करता था। गोल्डन जुबली हॉस्टल में उस वक्त कई सारे नामी लड़के रहा करते थे, मसलन अभय सिंह, अरुण उपाध्याय, बबलू काका। भारी भरकम आवाज, बेहतरीन और रौबीले चेहरे वाले धनंजय सिंह से जब लखनऊ यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया तो उनका जवाब था कि वो जिंदगी में कभी भी छोटे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर लोग हैरान तो थे, लेकिन हाँ, इसी बात के बाद से धनंजय सिंह के नाम का सिक्का पूरी लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलने लगा। जौनपुर से लखनऊ की दूरी करीब 250 किलोमीटर की है।
जिस वक्त धनंजय लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, वहां पर वो जो भी करते थे किस्से जौनपुर में सुनाए जाते थे। धनंजय लखनऊ यूनिवर्सिटी में चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन चुनाव कैसे होगा, कौन खड़ा होगा, कंट्रोल धनंजय सिंह के हाथों में आ गया था। धनंजय सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूर्वांचल गुट बनाया। जैसे जैसे धनंजय सिंह का नाम बड़ा हुआ, वैसे वैसे जौनपुर के डॉन के रूप में वो और भी ताकतवर होते चले गए। साल 1997 तक धनंजय सिंह का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा था। यूपी की कुर्सी में मायावती बैठी थी और सरकारी इंजीनियर के मर्डर में धनंजय सिंह का नाम आया। 1998 तक धनंजय सिंह पर 50,000 का इनाम रखा गया। धनंजय सिंह अंडरग्राउंड हो गए। कहा जाता है जौनपुर मिर्जापुर में ही धनंजय सिंह गांव में छिपे रहे। धनंजय सिंह अक्सर मल्लाहों के बीच रहने के लिए नदी किनारे आ जाते थे। ये कछार वाला इलाका कहा जाता है। उन दिनों इस नदी में आने जाने का सबसे बड़ा साधन, बल्कि इस इलाके में आने जाने का सबसे बड़ा साधन नाव हुआ करती थी। धनंजय सिंह जब भी पुलिस की गश्त बढ़ती या फिर पुलिस की रेड पड़ती, तो अक्सर मल्लाहों के बीच उन्हीं की नाव में लगे हुए लकड़ी के बड़े बड़े पट्टों के नीचे छिप जाते थे और कई कई महीनों तक मल्लाहों के बीच में ही रहा करते थे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की नजर से देखेंगे तो धनंजय सिंह की छवि एक अपराधी की थी, लेकिन अगर इस इलाके के लोगों की नजर से देखेंगे तो उनकी छवि एक रॉबिन हुड वाली थी, जो हमेशा ही गरीबों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन तभी ऐलान हुआ कि धनंजय सिंह मारा गया और तब आया उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट। 17 अक्टूबर 1998 को भदोई पुलिस को यह इनपुट मिला कि धनंजय सिंह किसी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। मिर्जापुर बॉर्डर पर एक ऐसे ही पेट्रोल पंप को भदोई पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई और इस एनकाउंटर में 4 अपराधी ढेर कर दिए गए। भदोई पुलिस ने यह दावा किया कि जो 4 अपराधी मारे गए हैं उनमें से एक धनंजय सिंह है। लेकिन हड़कंप तो तब मच गया जब साल 1999 में खुद धनंजय सिंह पुलिस के सामने आ गए और फिर इस फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। ये जो चर्चा चलती है कि धनंजय सिंह बाहुबली हैं, उनकी अपनी एक धमक है इस इलाके में, आपको लगता है उसका फायदा होता है? नहीं, एक्चुअली ये जो नाम आप दे रहे हैं उनको, बाहुबली और ऑल दीज थिंग्स, डॉन एंड ऑल दैट, ये बेसिकली उनको इट डजंट रिलेट टू, उनको रिलेट नहीं होते हैं, क्योंकि इधर उन्होंने बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत सेवा किए हैं और बहुत काम करते हैं। और जौनपुर में आप किसी से भी पूछे तो सब लोग डिनाई कर देंगे ये सब, वो लोग बोलेंगे वो गरीबों का मसीहा है। धनंजय सिंह एक नेता हैं और एक नेता के तौर पर ही वो कहीं भी आते जाते हैं, लेकिन एक वो दौर भी था जब वो कईयों की हिट लिस्ट में थे। बनारस में जो पहला ओपन शूट आउट हुआ उसमें टारगेट धनंजय सिंह थे और सामना था कभी उनके जिगरी दोस्त रहे अभय सिंह से। 5 अक्टूबर 2002 को बनारस के टकसाल सिनेमा के सामने से धनंजय सिंह का काफिला निकल रहा था और इसी दौरान इन पर जबरदस्त गोलियों की बौछार कर दी गई। बनारस में दिन दहाड़े सड़कों पर दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। इसमें धनंजय सिंह के गनर और सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। तब रारी के विधायक के तौर पर धनंजय सिंह ने अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल से बाहर रहने का कोई वो नहीं है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी बेल कैंसिल कराए, इसको जेल भेजे। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद धनंजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक करके 4-5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभय सिंह ने आपका आरोप लगाया कि आप सबसे बड़े डॉन हैं और उनके लिए हमला आपने कराया है।
वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। और अभी राजनीतिक बातें करिए, अपराधियों के विषय में बात कम करिए। साल 2002 तक आते आते धनंजय सिंह को एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी, अगर बाहुबली लंबे समय तक बने रहना है तो फिर राजनीति में आना होगा, वो भी अपने इलाके से, जहां अपना वोट बैंक बढ़ेगा और अपने आप पॉलिटिकल पार्टी पीछे पीछे आएंगी। ये वो दौर था जब राजनीति में बाहुबलियों का गठजोड़ चल रहा था। उस दौरान जौनपुर में विनोद नाटे नाम के एक दबंग बाहुबली नेता हुआ करते थे। उनकी ताकत का अंदाज आप इस बात से लगाइए कि उन्हें मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता था। वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। रारी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अच्छी खासी मेहनत भी की थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। उस वक्त धनंजय सिंह ने उन्हीं बाहुबली नेता विनोद नाटे की तस्वीर अपने सीने से लगाकर जनता का अपार समर्थन हासिल किया और राजनीतिक सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। धनंजय सिंह की एक आदत हमेशा से रही, उन्हें ऑर्डर लेना कभी पसंद नहीं था। वो हमेशा से हुक्म देते आ रहे थे, लेकिन यही कारण रहा कि मायावती ने धनंजय सिंह को अपनी पार्टी से 3 साल के बाद ही निष्कासित कर दिया और यहीं से धनंजय सिंह का पॉलिटिकल ग्राफ का डाउनफॉल शुरू हुआ। हमारी ही सरकार से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, मैं एमपी था, उसमें मुद्दों के आधार पे वो हुआ, उसमें मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया, मेरा सस्पेंशन नाजायज किया गया। उस आधार पे हम लोग जो हमसे लीगल कार्रवाई हो सकती थी उसको करने का प्रयास किया भाई, ताकि हमारी बात पार्टी सुने। जब हम किसी दल में होते हैं, दल का जो नेता होता है, अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, वो अगर अपने सदस्य की बात नहीं सुनेगा, बीइंग एमपी नहीं बात सुनोगे तो भाई मैं कहीं न कहीं जाऊंगा ना। उसमें मुझे मुकदमा लाद दिया गया। 2012 के चुनाव में धनंजय ने अपनी पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया, लेकिन वो हार गई। 2017 में विधानसभा में भी जौनपुर से हाथ आजमाया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। 2022 में जेडीयू से चुनाव लड़े, फिर हार मिली। 2014 में धनंजय लोकसभा निर्दलीय लड़े और हारने के बाद चौथे नंबर पर रहे। 2019 में धनंजय ने जौनपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। धनंजय सिंह चुनाव जरूर हारे, लेकिन इसका असर उनके वोट बैंक पर कभी नहीं पड़ा। धनंजय सिंह का 60 से 70 हजार वाला वोट बैंक फिक्स है। इसे तोड़ पाना आसान नहीं है और ये जौनपुर का गेम चेंजर भी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धनंजय सिंह ये एक ऐसा नाम है जो कई बार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। साल 2022 में समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धनंजय सिंह कुछ ऐसे ही क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही हैं। उस वक्त धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम था। धनंजय सिंह की निजी जिंदगी कभी सिंपल नहीं रही। धनंजय सिंह ने कुल 3 शादियां की। पहली शादी में 9 महीने के बाद ही उनकी पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया। उनकी दूसरी शादी हुई जागृति सिंह से, जिनके ऊपर उनकी मेट की हत्या का आरोप लगा। जागृति को जेल जाना पड़ा और फिर कुछ ही महीनों के बाद उनका धनंजय सिंह से तलाक हो गया। धनंजय सिंह ने तीसरी शादी की दक्षिण से आने वाली श्रीकला रेड्डी से। निपो बैटरी की मालिक की बेटी हैं वो, राजनीतिक घराने से आती है। पेरिस में बड़ी शान और शौकत के साथ ये शादी हुई। श्रीकला रेड्डी हैं तो दक्षिण की, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में वो रच बस गई। इस वक्त वो जौनपुर की जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक बात बताएं श्रीकला जी, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी धनंजय जी से? हमारी शादी से पहले, जैसा हमारा फैमिली, आई डोंट नो आपको पता है ना, हमारा फैमिली भी पॉलिटिकल फैमिली है। अच्छा, राजनीति आपने घर में अपने भी देखी हाँ, है दक्षिण में? हाँ, मेरा पापा भी विधायक थे। हम तो सोच रहे थे कि आप एकदम बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से हैं। निपो फैक्ट्री के मालिक की बेटी हैं आप, आपने बिजनेस देखा है। बिजनेस तो है, बिजनेस भी है, बट पापा तो विधायक थे और हमारा मदर भी सरपंच थे विलेज में लगातार फॉर मेनी इयर्स।
यूनानिमस सरपंच थे। और इस तरीके से दूसरा हमारा फैमिली में भी पॉलिटिक्स में है हमारा कजिन्स और सब। इस तरीके से जब धनंजय सिंह जी पार्लियामेंट 2009 to 14 में थे, उसी टाइम पे हमारा कजिन्स और हमारा फैमिली फ्रेंड्स सब लोग भी पार्लियामेंट में थे। तो इस तरीके से उस वक्त आप भी पॉलिटिक्स में थी? बैक इन तेलंगाना में थे हम। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन फैमिली के लिए प्रचार करती थी। प्रचार और नो आई वाज आल्सो, हम भी ट्राई कर रहे थे टिकट और बट हम थोड़ा यंग थे और बट पहला हम सीखना चाहिए व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड हाउ यू गो अबाउट इट्स आल्सो लाइक अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट जस्ट यू गेट इनटू दैट एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट हम लोग सीखना चाहिए। तो इस तरीके से हम भी थे पॉलिटिक्स में, बट हम कंटेस्ट नहीं किए उधर। इसके बाद इस तरीके से सब लोग डिसाइड किए कि अच्छा है। और हम लोग पहले मुलाकात जब हम लोग मेरा फैमिली और सब लोग दर्शन के लिए आए थे बनारस में, तो काशी विश्वनाथ में तब पहले मुलाकात हो गए थे। इसी तरीके से फैमिली। कौन सा साल रहा होगा? This is just before my marriage, 2000 maybe. उसी टाइम पे, not too many months before, उसी टाइम पे। तो immediately तब तय हो चुका था कि शादी होनी है, या ये एक ऐसी मुलाकात थी? नहीं, शायद मेरे कजिन्स वो सब बात कर रहे थे, हमको ज्यादा नहीं बताया है। बट मुलाकात के बाद देन वो लोग पूछे हमको आपको कैसे लगा, ऐसे क्यों ऐसा है, तो ठीक है। देन आई स्पोक टू हिम एंड देन आफ्टर ही गॉट डिवोर्स वी स्पोक टू ईच अदर एंड देन। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि शादी से पहले आप लोगों की जैसे होता है कि फॉर्मली मुलाकात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ एक्चुअली। हम सिर्फ एक ही बार वो टेम्पल में देखे। इसके बाद फिर सब लोग डिसाइड किए कि ऐसा अच्छा रहता है। फिर हम लोग फोन पे तो बात होती होगी? फोन पे बात किए हैं। तभी वो लोग पूछे अगर तुम कंफर्टेबल है तो फिर हम लोग शादी। तब धनंजय जी ने अपने बारे में बताया था कि उनके इस एरिया में उनकी छवि क्या है? हाँ, नहीं उनके छवि का नहीं, बट उनके बारे में सब कुछ बता दिए थे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज एंड उनका इंटरेस्ट क्या है। और यू नो, क्योंकि ही क्लियरली सेड दैट हम जौनपुर तो नहीं छोड़ के आएंगे, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाते हैं कि यू नो ही माइट हैव एक्सपेक्टेड कि हम शायद उनको अब्रॉड जाने के लिए या साउथ को आने के लिए। तो हम बोले पहला चीज है हम जौनपुर को नहीं छोड़ के आएंगे। अगर आप कंफर्टेबल है कि आप आके उधर सेटल कर सकते हैं और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, इस तरीके से रहते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक हाउ साउथ में जैसा रहता है उतना सॉफ्ट और ऐसा नहीं रहता है, सब चीज बताया है। बट आई फेल्ट लॉट ऑफ बहुत ट्रूथ था उनका, जो सच्चाई था जो उनका बातों में अच्छा लगा है। सो आई सेड ओके टू माय। धनंजय सिंह के चुनावी हलफनामे पर नजर डालें तो उनके पास टोटल 8 करोड़ 87 लाख की संपत्ति है। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के पास 6 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की चल संपत्ति है, जबकि 780 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। धनंजय सिंह के पास 68,66,000 के गहने हैं। वहीं उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी 1 करोड़ 74 लाख रुपए की ज्यादा की ज्वेलरी की मालकिन है। धनंजय सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनकी आय का जरिया राइस मिल, पेट्रोल पंप और खेती है। इसके अलावा उन्हें एक्स एमपी और एक्स एमएलए के तौर पर पेंशन भी मिलती है। बाहुबली धनंजय सिंह ने इस बार चुनावी रण में अपनी पत्नी को उतारा। बीएसपी के टिकट पर जौनपुर का सियासी समीकरण तैयार था, लेकिन जौनपुर में रात 1 बजे फोन की घंटी बजती है। फोन आता है जौनपुर के बीएसपी नेता श्याम सिंह यादव को। फोन करने वाली मायावती थी। धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटा और श्याम सिंह यादव को मायावती ने चुना। श्याम सिंह यादव ने नामांकन कर लिया, लेकिन 3 बजे तक धनंजय सिंह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कुछ लोग बताते हैं बीजेपी के किसी बड़े नेता का फोन धनंजय सिंह के पास आया था।
क्या स्टेटस आपका माना जाए? आप लोग चुनाव में जाएंगे, निर्दलीय के तौर पे आपकी पत्नी लड़ेंगी या फिर आप बैक ऑफ कर लेकिन जाएंगे? मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता, मेरी तैयारी भी इंडिपेंडेंट की थी। मैं किसी पार्टी से टिकट, जब गठबंधन से अलायंसेस टूटे हम लोगों के, हमको लगा कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट चुनाव में जाना चाहिए। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और मेरे एकदम प्लान था, मेरा रोड मैप तैयार था कि हम लोग एकदम लोकसभा के अपने सभी 2000 बूथों पे हम चले जाएंगे और क्या प्लान था सब वर्कआउट करके रखे थे हम अपने लिए। तो लेकिन चूंकि हमें कन्विक्शन मिल जाने की वजह से मेरा उस समय का 2-2.5 महीने का समय भी मेरा बर्बाद हुआ और उसी दौरान लोग अप्रोच करके पत्नी को मेरे टिकट दिला दिए थे बीएसपी से। अप्रोच बीएसपी की तरफ से की गई थी? बीएसपी की तरफ से हुआ था। मेरी पत्नी महिला, उनको वो क्यों जाएंगी वहाँ? उन लोगों ने अप्रोच किया था। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, मतलब आपकी पत्नी नहीं लड़ती है, तो क्या किसी पार्टी को आप सपोर्ट करने की बात करेंगे या अभी कोई ऐसा नहीं। हमारे तमाम साथी अभी आहत हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया से, मैंने कहा लोगों से अभी किसी के ऊपर ब्लेम मत करिए, जस्ट वेट एंड वॉच। कभी कभी चुनाव में बाहुबली का बैठना भी फायदेमंद होता है। कभी कभी बिना लड़े भी बाहुबली बाजी मार लेता है। जौनपुर में बीजेपी नंबर 3 पर थी, एक बदलाव हुआ, बीजेपी नंबर 1 पर आ गई। धनंजय सिंह बैठे जरूर, लेकिन शर्तें उनकी मंजूर हुई। असली खेल बाहुबली धनंजय सिंह ने किया। आज बाहुबली में आपने धनंजय सिंह की जिंदगी के कुछ अनसुने पहलुओं को जाना। यहीं जौनपुर से हमने आपके सामने धनंजय सिंह की जिंदगी के किताब का हर एक पन्ना पलटा, उसकी जिंदगी को यहीं जौनपुर से दोहराया। आज बाहुबली में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और बाहुबली की जिंदगी के साथ।